नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे बिजनेस प्रिंसिपल्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। और ये जो बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, किसी किताबी बिजनेस प्रिंसिपल की बात मैं नहीं करने वाला हूँ। ऐसे बिजनेस प्रिंसिपल्स की बात करूँगा जिसे आप अपने बिजनेस में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कस्टमर इज द किंग। अब कस्टमर इज द किंग की अगर मैं बात करूं तो अगर आप अपने कस्टमर को किंग की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर को इज्जत से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल किंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो कस्टमर को भी लगता है कि हाँ, आपका ब्रांड अपने कस्टमर को वैल्यू करता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो रिलायंस रिटेल अपने कस्टमर्स को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करता है और उन्हें रिफंड भी बहुत इजीली प्रोसेस करके दे देता है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। इसी की तरह अमेजोन ने भी अपने शुरुआती दिनों में कस्टमर सर्विस को काफ़ी अच्छा रख के उसके दम पे अपना एक लॉयल कस्टमर बेस खड़ा किया। अब दूसरे बिजनेस प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, जो कि है प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर। यानी कि अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। अब वैल्यू बहुत सारी तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलूंगा मैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से लेके एंड तक का पूरा ये वीडियो आप देखिएगा और बताता हूँ मैं कि कैसे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। तो एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं इस केस में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स का, स्मार्टफोन कंपनीज का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब स्मार्टफोन में 3 सेगमेंट है ना। एक सेगमेंट क्या है? लो रेंज, दूसरा मिड रेंज, तीसरा हाई रेंज। अब अगर मैं लो रेंज सेगमेंट की बात करूं, आपके दिमाग में काफ़ी सारे ब्रांड्स आ चुके होंगे जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी। इस तरीके के जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो किस में आते हैं? लो रेंज में। मिड रेंज की बात करूं तो सैमसंग, हाई रेंज की बात करूं तो एप्पल। अब इसमें वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को? जो लो रेंज सेगमेंट है ना चाइनीज स्मार्टफोन का, वो प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है अपने कॉम्पिटिटर्स से और काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं वो लो प्राइस में। तो क्या है? कॉस्ट एफिशिएंट है, कॉस्ट वाइज वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को। अगर मैं बात करके चलूँ इसमें सैमसंग की, सैमसंग मिड रेंज है, इसमें ब्रांड वैल्यू भी है और साथ में आपकी कॉस्ट वैल्यू भी है कि कॉस्ट भी आपको ठीक पड़ रही है, ब्रांड भी आपको अच्छा मिल रहा है। तो एक बैलेंस है ब्रांड का और कॉस्ट का। अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एप्पल का। एप्पल तो बहुत महंगा बेचता है, तो इसमें तो कोई कॉस्ट वैल्यू तो है ही नहीं, इसमें है ब्रांड वैल्यू। पूरा खेल एप्पल के केस में ब्रांड वैल्यू का है और ब्रांड वैल्यू के दम पे एप्पल के फोन्स बिकते हैं। वो बात अलग है कि उनके फोन्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहते हैं और सिक्योर रहते हैं, प्लस एक इकोसिस्टम एप्पल का, वो बात मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी अगर जो मेन फोकस पॉइंट एप्पल का पकड़ के चले वो है ब्रांड वैल्यू। उस ब्रांड वैल्यू के दम पे एप्पल अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और सैमसंग का केस क्या है कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहा है, वो मिड रेंज में आता है। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल लेके चलूंगा इस केस में जो कि दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है आपको, ब्रांड वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है और कॉस्ट के बेसिस पे भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। वो है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट में कभी जाइएगा और किसी और रेस्टोरेंट में जाइएगा, किसी और बड़ी चेन वाले रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आप गए डोमिनोज में, पिज़्ज़ा हट में या गए हल्दीराम्स में और आप गए मैकडोनल्ड्स में, तो मैकडोनल्ड में आपको सस्ता मिलेगा। जो प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली चीपर है, मैं ये कहूँगा कंपैरेटिवली चीपर है। तो ये चीज़ प्लस जो मैकडोनल्ड्स की ब्रांड वैल्यू है, ये दोनों का मिक्सचर जो है वो ऑफर कर रही है कस्टमर को। यानी कि कॉस्ट वाइज भी कम कॉस्ट में ऑफर कर रही है, ब्रांड वाइज भी ब्रांड वैल्यू अच्छी है उनकी। तो ये एग्जाम्पल हो गया मैकडोनल्ड्स का। अब बाकी रेस्टोरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से वो बिकते हैं और उनके जो टेस्ट है प्रोडक्ट का उसकी वजह से बिकते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ प्रोवाइड करना बेस्ट है, किस तरीके से आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। आपको वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड
प्रोवाइड करनी कस्टमर को। 4 तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो दोनों ब्रांड वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू सही रखिए, या हो सकता है प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वैल्यू है वो आप अच्छी कर दीजिए, तो ब्रांड वैल्यू आप हो सकता है ना ऑफर कर रहे हो उतनी, हो सकता है आप दोनों का मिक्स लेके चल रहे हो जैसे सैमसंग का केस है, या हो सकता है आप ब्रांड वैल्यू पे काम कर रहे हैं जैसे एप्पल है, बाकी लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे गुची, परादा, इस टाइप के ब्रांड्स भी यही सेम काम कर रहे हैं कि वो उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। लुई वुइटन हो गया। तो बहरहाल अब अपने अगले बिजनेस प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड बिजनेस प्रिंसिपल है हमारे पास, वो है अडेप्ट टू द चेंजेस ऑफ टाइम। अब हो क्या रहा है ना, आजकल बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं, ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर्स खुल रहे हैं, और ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में भी एक कस्टमर सेगमेंट है और ऑनलाइन में भी अब कस्टमर्स काफ़ी सामान मंगाने लग गए। तो ऐसे में अडेप्ट किसने किया है, इस चेंज को अडेप्ट किया है रिलायंस ने। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस के स्टोर्स में तो बेच ही रहे हैं और जियो मार्ट पे भी बेच रहे हैं वो अपना ऑनलाइन। इसके अलावा इसको किसने अडेप्ट किया है, इसको अडेप्ट किया बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जैसे हो गई आपकी गूगल, फेसबुक। फेसबुक ने क्या किया कि जब चेंज आया समय के साथ, उन्होंने बिजनेस मॉडल में अपने चेंजेस किए, गेमिंग इंक्लूड कर ली फेसबुक में, उन्होंने फेसबुक में व्हाट्सएप को खरीद लिया और इकोसिस्टम का पार्ट बना लिया अपने। इसी तरीके से उन्होंने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, और इंस्टाग्राम में भी आपको पता है उन्होंने शॉर्ट वीडियोस इंक्लूड कर लिए। तो ये क्या है, अडेप्ट विद टाइम। क्या कि अपने आप को समय के हिसाब से ढाल लिया, क्योंकि परिवर्तन ही समय का नियम है। तो आपको भी अपने बिजनेस को समय के हिसाब से एक्सपेंड करना है, उसमें चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसमें प्रोडक्ट ऑफरिंग बढ़ा सकते हैं, या आप अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस रिक्वायर्ड बाय टाइम एंड चेंजेस इन कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर के शॉपिंग बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है, तो उसमें भी हमें ध्यान देना होता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो भी हैं और जो फुल सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी अपना मेन्यू टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते हैं, उसमें चीज़ें ऐड करते हैं ताकि वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर पाए। अच्छा, अब अगले बिजनेस प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं अपने, वो है फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। यानी कि आपको जो लॉज हैं वो फॉलो करके चलने हैं, क्योंकि अगर आप लॉज फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आपके मन में एक डर सब बना रहेगा कि कभी भी सरकार मुझ पे छापा मार सकती है, कभी भी सरकार मुझे पकड़ सकती है। वो चीज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको लॉज फॉलो करने हैं। और लॉज फॉलो करने से क्या है ना कि आप मोरल गाइडलाइंस भी फॉलो कीजिए, और जो उस जगह की कल्चरल गाइडलाइंस है उन्हें भी फॉलो कीजिए। सिर्फ लॉ ऑफ द लैंड ही कहने से काम नहीं चल जाना है, आपको वहाँ की कल्चरल गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अब एग्जाम्पल के रूप में कि अगर आप इंडिया में कोई इंडियन कल्चर के अगेंस्ट काम करके चलते हैं तो वो सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसी तरीके से जिस भी देश में आप जाते हैं उनके कल्चर के खिलाफ आप नहीं काम कर सकते। जो भी उनका कल्चरल एस्पेक्ट है वो आपको समझना होगा, जो भी उनका सोशल एस्पेक्ट है वो आपको समझना होगा, और उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करने, ताकि कस्टमर को भी लगे कि वो इंक्लूडेड है और उसके कल्चर को साथ में लेके चलना है, उसके कल्चर को अप्रिशिएट करना है। तो ये चीज़ है कि आपको लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना है, आपको कल्चरल लॉज, सोशल लॉज फॉलो करने हैं। अच्छा, अब अपने अगले बिजनेस प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो है एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। अब एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सुनने में आपको सिंपल लग रहा होगा, सिंपल है कि आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, अपने बिजनेस में ये इंश्योर करना है कि आप प्रॉफिट में रहें, क्योंकि बिजनेस का एम क्या है कि आप प्रॉफिट जनरेट करें। नहीं तो आप एनजीओ खोल सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट नहीं करना है तो आप कोई संस्था खोल लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन खोल लीजिए, फिर बिजनेस का फायदा नहीं है। बिजनेस अगर आप खोलते हैं ना, बिजनेस इज फॉर प्रॉफिट। हाँ, आप सोशल वैल्यूज कंट्रीब्यूट कीजिए, आप कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी तरफ से, डोनेशंस कीजिए, सोशली आप एक्टिव रहिए, आप अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दीजिए, उस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन प्रॉफिट तो कमाना ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो इसमें क्या है कि बहुत सी कंपनीज जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पा रही। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पेटीएम, जोमेटो, ये कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पा रही हैं, और इन फ्यूचर हो सकता है कर दें, ये लोग कर पाएँ प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर। लेकिन अभी अगर देखा जाए करंट डेट में ये कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी
इंश्योर नहीं कर पा रही। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इन कंपनीज को बहुत भारी भरकम लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं, जो कि इनके शेयर प्राइस में भी ट्रांसलेट हो रहे हैं, इनके शेयर प्राइस भी गिर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इन सभी बिजनेस प्रिंसिपल्स के बारे में, तो एक और एग्जांपल लेके चलना चाहूँगा आपके साथ में मैं, जो कि है नोकिया का। नोकिया ने क्या किया, अपने फ़ोन्स को वो अडेप्ट नहीं कर पाया टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी को वो अडेप्ट नहीं कर पाया, वो काफ़ी समय तक फीचर फ़ोन में ही रहे। उसके बाद जब स्मार्टफोन मार्केट में भी आए तो इतने अच्छे से नहीं आ पाए, वो उनके फ़ोन्स हैंग होते थे, तो अडेप्ट विद टाइम वो नहीं फॉलो कर पाए और उनका ब्रांड चौपट हो गया। इसी तरीके से अगर कुछ नई न्यू एज स्टार्टअप्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाते। उनके पास बिजनेस मॉडल होता है, लेकिन ये मॉडल नहीं होता कि उस बिजनेस से प्रॉफिट कैसे इंश्योर किया जाए। तो अगर बिजनेस आप कभी करें या कर रहे हो तो ये भी इंश्योर कीजिए कि इससे प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उसका भी मॉडल होना चाहिए आपके पास। प्लस फिर अगर मैं बात करूँ इसमें कस्टमर इज द किंग वाली, तो कुछ ब्रांड्स अपने कस्टमर के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं करते, इसीलिए फिर कस्टमर्स उन ब्रांड में जाना पसंद नहीं करते, उन ब्रांड्स के साथ शॉपिंग करना पसंद नहीं करते, उन ब्रांड्स के शोरूम में नहीं जाते। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और कस्टमर इज़ द किंग वाली बात तो आपको तब ज़्यादा ध्यान में और रखनी है अगर आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, जैसे कि आप होटल मैनेजमेंट में या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है आपका, उस जगह पे आपको कस्टमर इज द किंग वाली बात को फॉलो करके रखना है। अच्छा, इन सभी बिजनेस प्रिंसिपल्स के बारे में आज मैंने आपसे डिस्कस कर लिया काफ़ी डिटेल में, आपको बताया कि क्या क्या बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें क्यों फॉलो करना है और कैसे आप अगर इन्हें फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर आपके साथ, आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाएगा और वो कस्टमर फिर आपके ब्रांड के प्रति लॉयल हो जाएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इसी तरह आपके लिए लाते रहूँगा और भी नए वीडियोस। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।